अम्ल क्षार की परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार की आरएनएस की संकल्पना के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले क्षार कहलाते हैं। दूसरी अवधारणा हमने पढ़ी थी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। उसमें अम्ल वो कहलाते हैं जो विलयन में H+ यानी प्रोटॉन त्यागते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। तीसरी संकल्पना हम पढ़ेंगे यहाँ पर अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, यानी लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहा जाता है और लुईस के अनुसार क्षार किसे कहा जाता है। तो लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस के अनुसार वे अम्ल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा में ध्यान रखना कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो अम्ल क्षार के बारे में लुईस ने ये बातें बताई थी कि अम्ल किसे कहा जाता है। लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले कहलाते हैं क्षार और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले ये कहलाते हैं अम्ल। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है Bf3 + NH3। यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 पर ही क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि NH3 है इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा Bf3 से बंध बनाते हैं। जैसे NH3 का उदाहरण देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 और 5 होता है। 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 है और ये हो गए कुल 7। तो ये N और ये H3 है, ये इसकी संरचना है NH3 की। तो जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जिन्हें संयोजी कोश कहा जाता है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाती है। बाहरी कोश में इसके पास में 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस हाइड्रोजन से बंध बनाने के लिए, दूसरा इस तरफ बंध बनाने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस हाइड्रोजन से बंध बनाने के लिए, शेष 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएंगे। हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है पहले कोष में। तो ये हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया। हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉनों, 1 इलेक्ट्रॉन स्वयं का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लेकर के और अपने प्रथम कोष में जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 हो सकते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले ये कक्ष में भरे जाते हैं। तो प्रथम कक्ष में ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन करेगा हाइड्रोजन, एक स्वयं का, एक नाइट्रोजन से लेकर के, ये 2 हो गए। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के लिए 2 हो गए। अब नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, जिसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और बंध का निर्माण करता है। तो इसमें नाइट्रोजन के पास में देखो 1, 2, 3 और 2, 5 है। तो एक ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है इससे बंध बनाएगा तो 2, इधर 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये रह गए, ये अतिरिक्त रह गए। इधर कोई दूसरा परमाणु नहीं है जिसे ये बंध बना सके, ये 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है
तो इसीलिए ये NH3 है, इसको हम इस रूप में लिखते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो दूसरा कोई यौगिक है, परमाणु है, यौगिक में उपस्थित परमाणु, उसको ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाला कहलाता है क्षार। इसलिए NH3 क्या हो गया? क्षार हो गया। तो NH3 क्या है यहाँ पर? क्षार। और क्षार किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। NH3 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है। क्यों त्यागता है? इसका कारण आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार BF3 है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ग्रहण करता है? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो BF3 का उदाहरण देखिए, बोरॉन है, 5 नंबर परमाणु क्रमांक है इसका, और पहले कोष में ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेष 3 बच गए, ये द्वितीय में के कोष में आ जाएंगे। इसकी संरचना B, और इधर F, इधर F और इधर F चाहे आप ऊपर लिख दो, एक ही बात है। फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और शेष 7 ये दूसरे कोष में आएंगे, क्योंकि दूसरे में अधिकतम 8 तक आ सकते हैं। उसके बाद में अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो तीसरे में भरे जाएंगे। तो इसके 7 है, तो यहाँ पर 2, 4, 6 और 1 इस तरफ हो गया। एक बोरॉन की तरफ लिख दिया गया है, बाकी ये तीनों दिशाओं में ये लिख दिए। 2 इसमें इधर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर, 6 और 1 ये 7। क्योंकि संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 7 हो गए। इसी प्रकार इसके लिए 7, 2, 4, 6 और ये 7। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 एक इस तरफ लिख दिया जाएगा इस फ्लोरीन की ओर, एक इस तरफ लिख दिया गया उस फ्लोरीन की ओर, और एक ये जो नीचे फ्लोरीन लिखा हुआ है इस तरफ ये लिख दिया गया। फ्लोरीन है जिसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 करना चाहता है, तो 7 स्वयं के है, इसके खुद के है, और एक बोरॉन का लेकर के ये 8 बना लेता है। यहाँ पर ये बंध का निर्माण हो गया। इस फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ये लेकर के ये भी 8 बना लेता है। इस फ्लोरीन के पास में 7 है और एक ये लेकर के और ये भी 8 बना लेता है। अब बोरॉन जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अष्टक किस प्रकार से बनाए? 3 इसके पास में है, इसको 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी यहाँ पर 8 करने के लिए। 3 इसके पास में खुद के पास में है, 1, 2, 3, और फ्लोरीन के हो गए 4, 5, 6। इस प्रकार से इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन स्वयं के 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन के हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2, 4 और 2, 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और पहले हमने पढ़ा था NH3 के बारे में। NH3 है, इसके पास में 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो गया क्षार, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये BF3 है वो लेता है, इसलिए BF3 हो गया अम्ल। तो ये बात लुईस ने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जैसे BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर, तो ये हो गया अम्ल। और NH3 जिसमें 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए ये हो गया क्षार। अतः इसकी समीकरण किस प्रकार से बन जाएगी? ये BF3 ये अम्ल हो गया BF3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहा है, ये क्षार है BF3, और यहाँ लिख दिया NH3। और तीर का निशान इस तरह से लगाया जाता है, तीर का निशान दाता से ग्राही की ओर। ये दाता है, दाता का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाला, ये ग्राही है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, दाता से ग्राही की ओर। तो इस प्रकार से BF3 और NH3 है, ये बंध बना लेते हैं। और ये जो बंध बनता है ये होता है उपसहसंयोजक बंध।
तो ये लुईस की संकल्पना के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा हो गई। ये इसका एक उदाहरण हो गया कि BF3 है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और NH3 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, और इसके बाद में ये किस प्रकार से ये बद्ध बनाती है। अब लुईस अम्ल किसे कहा जाता है और लुईस क्षार किसे कहा जाता है? लुईस अम्ल किसे कहते हैं और लुईस क्षार किसे कहा जाता है? वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इनके पास में, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण अभी हमने पढ़ा था, BF3 है, AlCl3 है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और इसका विपरीत हो जाएगा लुईस क्षार, वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है और जिनके परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं। वे यौगिक जिनके परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इसका उदाहरण है NH3 और H2, NH3 और H2, ये इसके उदाहरण है NH3 और H2। ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा हो गई, यानी जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अभी हमने BF3 के बारे में पढ़ा था, BF3 के अंदर हमने इस प्रकार से पढ़ा था, ये बोरोन के है और ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7, 2 4 6 7 और ये 7 इसके हो गई, और इस प्रकार से ये बंद बन गया था, 8 8 हो गई थी। लेकिन बोरोन के पास में 2 4 और 6 ही है, 2 नहीं है। अष्टक करने के लिए 8 चाहिए, यानी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है। इस बोरोन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 भी है, 2 नहीं मिल रहे हैं, इसको अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो क्या कहलाती है? लुईस अम्ल। और क्षार के बारे में, लुईस क्षार के बारे में NH3 का उदाहरण दिया था अभी आपको, NH3 जिसमें नाइट्रोजन के चारों ओर 5 है, एक इस तरफ लिखा था, एक इधर, और शेष दोनों है ये यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन बना करके। नाइट्रोजन के पास में 2 4 6 8 है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अतिरिक्त है इसके पास में, या कोई दूसरा कोई और परमाणु है, ये नहीं है, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों के धनी है, इलेक्ट्रॉनों के धनी है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये है लुईस क्षार। तो ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा होगी। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है वो क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही ग्रहण करने वाला है वो अम्ल होता है,
और जो तीर का शीर्ष है वो दाता से ग्राही की ओर होता है। ये अम्ल क्षार की जो परिभाषाएं है 3 वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। एक तो आर्रेनियस की, सबसे पहले आर्रेनियस संकल्पना, उसके बाद में ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और इसके बाद में तीसरी है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। तीनों परिभाषाएं हैं, इनमें से एक परिभाषा है वो हर साल पूछी जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की विशेषताओं के बारे में या अम्ल क्षार के सामान्य गुणों के बारे में। अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अम्ल क्षार के सामान्य गुण आपको पहले भी बताए थे, अंतर तीनों में, अम्ल क्षार और लवण में तीनों में एक साथ अंतर बता करके। सबसे पहला इसमें है अम्ल किसे कहते हैं और क्षार कौन से, इनका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, यानी अम्ल तो कौन से होते हैं और क्षार कौन से होते हैं। तो अम्ल और क्षार, इनके सामान्य गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण तो हमने पढ़ लिया था कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी एक शब्द ध्यान रखना आप, एक अनिल शब्द है, अनिल, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, ये ध्यान रखना, अम्ल नीले को लाल। इसका विपरीत हो जाएगा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये गुण, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद में दूसरा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण व जल लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लवण बनाते हैं। और सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं। अम्ल तो धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और क्षार में भी ऐसा होता है, परंतु सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं। कुछ क्षार या क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, परंतु सभी क्षार नहीं। इसका उदाहरण देखो, अम्ल जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया। धातु जिंक धातु है, तो अम्ल धातु से क्रिया करके और ये लवण बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये लवण जिंक सल्फेट प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं। कुछ क्षार है वो सभी धातु से ऐसा नहीं होता है, परंतु सभी धातुओं से क्रिया नहीं होती है। इसमें जो एल्यूमिनियम धातु है, जिंक धातु है, स्टेनस टिन, इन धातुओं से क्षार क्रिया करता है, सभी धातुओं से क्रिया नहीं। इसमें जो क्षार है NaOH, ये जिंक धातु से क्रिया करता है, तो
Na2ZnO3 O2 सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। सोडियम के 2 परमाणु है, यहाँ सोडियम का एक ही है, ये 2 लिखो। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 2 प्लस H2, इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट। और उदाहरण देख लो, इसमें क्षार है वो एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा, तो इसी प्रकार का सूत्र बनेगा Al2 Na2Al Na2AlO2 प्लस H2, ये सोडियम एल्यूमिनेट। Na2AlO2। इसी प्रकार और धातु है, इसमें आ जाएगा Sn, या ये लिख लेना आप 2NaOH, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार स्टेनस से क्रिया करके, और Na2SnO2 प्लस H2 सोडियम स्टेनाइड, सोडियम स्टेनाइड। तो क्षार है ये जिंक से, एल्युमिनियम से और स्टेनस इनसे क्रिया करता है, सभी धातुओं से क्रिया नहीं होती है। जबकि अम्ल है ये सभी धातुओं से क्रिया करती है, क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और जल, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और उदाहरण देखो आप, इसमें जिंक के साथ में यदि HCl की क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु अम्ल, लवण बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी ZnCl2। क्लोरीन के 2 परमाणु है, यहाँ क्लोरीन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, जिंक का 1 है, ये जिंक का 1 है। इनके अलावा और धातु भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर है प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2, H2SO4 के साथ भी क्रिया करा सकते हैं, इसमें Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, या कॉपर की H2SO4 के साथ में क्रिया करा सकते हैं, तो बनेगा CuSO4 प्लस H2। तो इनके नाम है जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, फेरस सल्फेट, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये है जिंक क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये FeSO4, ये फेरस सल्फेट। तो ये जो सूत्र आ रहे हैं, इनके आप नाम है वो एक पेज के अंदर सभी के नाम अलग से एक लास्ट के पेज में लिख लेना, आप उनको याद करना। तो ये अम्ल और क्षार के 2 गुण हो गए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन, लवण बनाती है वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लवण बनाती है वह H2 उत्पन्न करती है, H2 हाइड्रोजन गैस। और क्षार भी ऐसा करते हैं, लेकिन सभी धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। क्षार है वो सभी धातुओं से क्रिया नहीं करती है, जिंक से, एल्यूमिनियम से, स्टेनस, Sn, इनसे ये क्रिया करती है और ये बनाती है सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम स्टेनाइट। और इसमें जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है, ये बनाती है अम्ल धातुओं से क्रिया करके, और वो बन रहा है उसमें क्षार धातुओं से क्रिया करके। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात है,
जो खट्टे पदार्थ है या अम्लीय पदार्थ है, ये धातु के पात्रों में क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? अम्लीय खट्टे पदार्थ या खट्टे पदार्थों को धातुओं के पात्र में रखने पर ये विषैले पदार्थ या लवण बनाते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थों को या अम्लीय पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि धातु के पात्रों में अम्लीय पदार्थों को या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये विषैले पदार्थ लवण बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद में अम्ल है, ये धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इसका एक प्रयोग है। ये प्रयोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।